सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन डिवीजन सीरीज फर्स्ट ईयर फाउंडेशन अकाउंट्स। आज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बहुत इजी टॉपिक है और इसका जो मार्क्स एनालिसिस रहेगा वो क्या रहेगा वो देखते हैं एक बार। इंस्टीट्यूट जनरली 15 मार्क्स 10 मार्क का क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछ रहा है, बट हाँ जी। तो बट यहाँ पे 10 मार्क्स 15 मार्क्स कवरेज रहेगा। ये आपका जो टॉपिक है ये आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन्स वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली 15 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंदर जो सॉल्विंग का पैटर्न होता है वो होता है जर्नल। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, बट इसकी जो एंट्रीज है वो स्पेशलाइज तरीके से होती है, स्पेशल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जब भी गुड्स सोल्ड करते हो, आप गुड्स को सेल करते हो, तो वहां पे जनरली B2B बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप किसी को गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो तो सामने वाला आपका क्या बनेगा? आपका डेटर बनेगा। लेकिन डेटर के साथ क्या दिक्कत है कि उसकी श्योरिटी नहीं है। क्या चीज की श्योरिटी नहीं है? डेट की सर्टेनिटी नहीं है कि पेमेंट कब रिसीव होगा। डेट की सर्टेनिटी अवेलेबल नहीं होती है डेटर के केस में। बट आप जैसे ही डेटर को बीआर में कन्वर्ट करते हो, बिल रिसीवेबल में, तो इसमें क्या होता है? बीआर मतलब डेटर प्लस डेट की सर्टेनिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी। तो सेलर वुड लाइक दैट द परचेसर वुड गिव अ डेफिनेट प्रॉमिस इन अ राइटिंग टू पे द अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता डेटर के केस में। देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज की द रिटर्न प्रॉमिस इज इधर इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। पीपल इन्वॉल्व, कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं? सेलर जो होता है ना, जिसको माल बेचा है और जिसको पैसा कलेक्ट करना है, वो इंसान क्या करता है? बिल को ड्रॉ करता है, मतलब ड्रॉ मतलब प्रिपेयर करता है ऑन परचेसर, और उसके बाद वो पर्चा सामने जाके दे देता है और सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो सेलर है उसको प्यार से ड्रॉअर भी बोला जाएगा, और जो बायर है जिसको पेमेंट करना रहेगा उसको एक्सेप्टर भी बोला जाता है। The party to whom the amount has been paid is payee. Most of the times, buyer and payee are same person. Sorry, drawer and payee are same person. बट जो ड्रॉअर है वो चाहे तो अपना बिल किसी और के हाथ में दे सकता है, तो उस केस में पेई आपका चेंज हो जाएगा जी। ठीक है। नाउ व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। पे करने का ऑर्डर होता है। तीन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। पेई का मतलब है पर्सन जिसको पैसा मिलने वाला है, तो ड्रॉअर और पेई सेम होता है जनरली। द बिल्स इज ड्रॉन बाय सेलर एंड पेड बाय द acceptor. Bill of exchange can be accepted conditionally also. बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके अगेंस्ट में एक और आइटम होता है जिसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। द प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स ओनली अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। टू पार्टीज इन्वॉल्व, मेकर एंड पेई। कौन देगा और किसको मिलेगा? प्रॉमिसरी नोट इज पेड बाय बायर। जनरली देखिएगा, ए ने यहां पे सेल किया है बी को, तो ए ही क्या करेगा? यहाँ पे ड्रॉ करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ये आपकी बात हो गई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बट प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? बी जब ए को प्रॉमिस करे चिट्ठी लिख के कि मैं कसम खाता हूं मैं पैसा पे करूंगा, ये होता है प्रॉमिसरी नोट। कौन ड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। जर्नल एंट्रीज इसकी क्या रहने वाली है ये अपन देख लेते हैं, बेसिक एंट्रीज पहले तो। ठीक है। और दोनों की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी होती है। क्लैरिकल वर्क है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है इसके अंदर। ठीक। ये अपन बाइफर्केशन ड्रॉ कर लिए। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है? सेल और परचेज की। सेलर के बुक्स में सेल की एंट्री। सपोज ए ने बी को सेल किया, तो यहाँ पे ए की बुक्स हो गई और ये बी की बुक्स हो गई। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे परचेज डेबिट टू ए। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद ए ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, और बी ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया है जी। ठीक है। ठीक। तो बी को कन्वर्ट कर देते बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और यहाँ पे ए डेबिट टू
बिल्स पेबल, ये आपका बिल क्रिएट हो गया। क्रिएटेड। अब जब बिल में डेट लिखी हुई है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको बोला जाता है ड्यू डेट। ड्यू डेट वाले दिन, ड्यू डेट वाले दिन क्या करेगा, ए जाएगा बी के पास कि भाई पैसा दे, ठीक है, तो बी पैसा दे देगा। लेकिन यहां पे देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बाजू में देखिए बिल पेएबल डेबिट टू बैंक। अब ये जो हमने पेमेंट के टाइम में एंट्री बनाई है, इसको बोला जाता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी मतलब अपने ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा और उसको लास्ट डेट पे वो ऑनर हो गया। ऑनर होने का मतलब तो सामने से पैसा मिल चुका। लेकिन अगर ऐसा होता कि बी क्या कर सकता है, एक और ऑप्शन है ए के पास। ए के पास क्या है, बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, वो चाहे तो वेट ना करे, तो क्या करे सर, तो वो जाके बैंक के पास जाएगा और बोलेगा आप इसकी बिल डिस्काउंटिंग करके दीजिए। बिल डिस्काउंटिंग शब्द का मतलब होता है मेरे पास जो बी आर पड़ा हुआ है उस पे मुझे लोन दे दीजिए, लोन। ठीक है जी, तो बैंक बोलेगा ले लो, हमारा काम ही है लोन देना। तो ड्यू डेट वाले दिन अब क्या होगा कि बैंक के पास बी आर पड़ा रहेगा और बैंक जाके पूरा पैसा ले लेगा उससे, सामने वाले पर्सन जो कि अपने एग्जाम्पल में कौन है, बी है जी, और इसको अभी इमीडिएटली पैसा दे देगा। सर सपोज जैसे हमारा जो बिल था वो सिर्फ 100 रुपए का था, तो क्या बैंक ए को पूरा 100 देगा, नहीं जी। बैंक क्या करेगा, सपोज 3 महीने का बिल है सपोज, तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ना, वो अभी काट लेगा और बाकी पैसा वो ए को देगा, और सामने बी से वो पूरा पैसा ले लेगा। ठीक है, तो तुरंत में देखो उसको पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू बी आर, हमारा बी आर 100 का था तो बैंक हमको 90 देगा, और बैंक बोलेगा भाई जो बीच का पैसा है ना उसको अब डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंट नहीं है डिस्काउंटिंग चार्जेस में डाल दीजिए। इंटरेस्ट है ये, इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा, और इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा इधर, क्योंकि अभी देखो बैंक से पैसा ले लिया है। फिर ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा जी, यहाँ पे नो इफेक्ट क्योंकि हम तो पैसा पहले ही ले चुके थे। लेकिन ड्यू डेट वाले दिन ये पेमेंट कर देगा बीपी टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, एक ही हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, सी ऑप्शन, कि ए जिसके पास बिल रिसीवेबल है वो खुद के कोई क्रेडिटर है, खुद का ए का कोई क्रेडिटर है, उसको वो बिल को एंडोर्स कर दे। ए एंडोर्स्ड द बिल टू सी। एंडोर्स का मतलब ये था कि ए को बी से पैसा लेना था, बी आर बिल रिसीवेबल के फॉर्म में, बट ए को सी को पैसा देना था। तो ए ने सी को बोला भाई तू जो बिल रिसीवेबल रख ले और ड्यू डेट वाले दिन बी से जाके पैसा ले लेना। इस शब्द इसको बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को एंडोर्समेंट बोलते हैं जी, एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट की बेसिक एंट्रीज क्या रहेगी, बिल बनने के बाद देखो ए ने क्या किया, सी को दे दिया बिल, तो सी को आप डेबिट कर दो टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे नो एंट्री, और ड्यू डेट वाले दिन यहाँ पे नो एंट्री, डबल डी लिख देता हूँ, और यहाँ पे बाजू में बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसमें सी भी नहीं आएगा भैया। ठीक है, सी मत डाल दीजिएगा, क्यों, क्योंकि भैया वो उसको पे कर रहा है जिसके पास बिल्स पेबल या बिल्स का बिल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें सी और नाम का कोई रेलेवेंस नहीं है जी। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज कंप्लीट होती है। ठीक है, जहाँ पे बिल आपका इशू हुआ है, और पहला तो ये केस था कि जो जिसने इशू किया है वही आपको ड्यू डेट तक हेल्ड टिल मैच्योरिटी कर रहा है। दूसरा, उसके पास पेशेंस नहीं, बैंक के पास जाके लोन ले रहा है, और ड्यू डेट वाले दिन बैंक क्या करेगी, सामने वाले जाके पैसा ले लेगी। और थर्ड केस क्या था कि ए को सी को पैसा देना था और बी से लेना था, तो उसने क्या किया, सी को बोला कि भाई तू बी से ले लेना, बी आर के फॉर्म में, तो मैं आपको बिल को ना एंडोर्स कर दे रहा हूँ, एंडोर्स। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज होगा स्टार्टिंग। अब इसमें देखो आगे और मिक्स मसाले आने वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं कर रहा है सामने वाला। डिसऑनर, बिल का डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पे नो पेमेंट,
ओके जी। डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट बाय द एक्सेप्टर, सामने वाला व्यक्ति उसको पे नहीं कर रहा है। वी विल हैव टू रिवर्स द एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज हमने पास किए ना उसको रिवर्स करना है। देखो क्या था कि डेटर से हमने बिल में क्यों गए थे, क्योंकि हमको सर्टेनिटी डेट चाहिए थी। अब इसने क्या किया है, सर्टेनिटी वाले दिन पैसा तो दिया नहीं, तो हमारी सर्टेनिटी गायब हो चुकी है। तो सर्टेनिटी गायब हो गई, ऐसा थोड़ी कि पैसा छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे उसको वापस से डेटर बना देंगे और डेटर के फॉर्म में उस पैसा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक। इसके केस में एक और कॉन्सेप्ट होता है नोटिंग चार्ज का। अब ये नोटिंग चार्ज क्या होता है जी, देखो क्या होगा कि नॉर्मली पैसा मांगने की जवाबदारी किसकी, जिसको पैसा लेना होता है, जिसको पैसा लेना होता है उसकी जवाबदारी है। अब सपोज कि आप गए पैसा मांगने, आप उसने आपको नहीं दिया, फिर आपने बोला केस फाइल करेंगे, तो जिस दिन आप कोर्ट में गए ना केस फाइल करने, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ये तो मेरे पास मांगने ही नहीं आया, ये मांगने आता था तो मैं तो दे देता, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, ऐसा झुठला सकता है वो। तो वो झुठला ना पाए उसका एक एविडेंस रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक गवर्नमेंट का नोटिफाइड पर्सन होता है जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक, गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन कॉल्ड एज नोटरी पब्लिक, उसको जाके बोलो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसका एविडेंस रिकॉर्ड कर ले, वो गवर्नमेंट के थ्रू और ऑथोराइज्ड है। तो अब वो क्या करेगा, वो सामने फोन मरेगा, आप फोन करेगा या आपको बोलेगा फोन कर मेरे सामने मैं सुनता हूँ। आप बोलो भैया पैसा देगा क्या, तो बोलेगा अभी तो बोला था नहीं दूंगा। तो उसके सामने जब उसने बोल दिया या इसने उसको कॉल करके बोल दिया कि भाई या तो पैसा दे दे या तो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि तूने पैसा नहीं दिया है, तो अब क्या होगा, वो उसको रिकॉर्ड करके सर्टिफाई कर देगा। इसको बोलते हैं नोटिंग का प्रोसेस। तो नोटिंग के चार्जेस लगते हैं। अभी देखो भैया तुरंत मैंने नोटिंग कराने की गरज किसकी है, जो सेलर जिसको पैसा कलेक्ट करना है उसकी है, लेकिन बाद में वो खर्चा कौन बेयर करेगा, जो सेलर है ना वो सामने वाले के ऊपर ठोकेगा, क्योंकि वो खर्चा उसी कारण लग रहा है नोटिंग चार्ज। वो अगर इज्जत से पैसा दे देता था टाइम पे तो वो नोटिंग चार्ज लगता ही नहीं। सो देयरफॉर इमीडिएटली कौन पे करेगा, इमीडिएटली जिसको पैसा कलेक्ट करना है वो पे करेगा, जिसको एविडेंस की जरूरत, जिसको एविडेंस की गरज रहेगी। बट बाद में क्या वो कलेक्ट करेगा क्या, ये सर वो सामने वाले से कलेक्ट कर लेगा पैसे को। ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड द कॉज इफ of dishonor should be established. If the acceptor can prove that the bill was not properly presented, he may escape the liability. Therefore, in case of dishonor, the bill is handed over to public official called notary public. The official present the bill for payment, वो मांगेगा पेमेंट के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। And if the money is received, then the money is handed over to the drawer. And if the money is not received, the bill officially marked as dishonor, एंड फॉर दिस सर्विस द नोटरी पब्लिक चार्जेस एन अमाउंट कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। इसके लिए वो चार्ज करेगा इमीडिएटली, अभी उसको पे करना है जिसको एविडेंस की जरूरत है, बाद में वो सामने वाले से कलेक्ट करेगा 200%। नोटिंग चार्जेस इज इमीडिएटली पेड बाय द पर्सन हु हैज बिल इन हैंड, बट सब्सिक्वेंटली ही कैन रिकवर फ्रॉम द एक्सेप्टर और डेटर, हाउएवर इट इज द एक्सपेंस ऑफ द एक्सेप्टर, सामने वाले का ही एक्सपेंस रहेगा। ठीक है। अब जो नोटिंग चार्जेस है उसकी एक बार एंट्री देख लेते हैं जी, अलग अलग केस में। शुरू में हमने बोला कि बिल के अलग अलग केस हो सकते हैं, एक होता है होल्ड टू मैच्योरिटी, एक होता है डिस्काउंटिंग और तीसरा होता है एंडोर्समेंट। तीनों केसेस के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहने वाला है। पहला केस, फर्स्ट केस देखिएगा, केस ए, होल्ड टिल मैच्योरिटी। ये मैं सेलर की बुक्स में एंट्री पास कर रहा हूं। अगर होल्ड टिल मैच्योरिटी था और यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री हमने क्या किया, हमने नोटिंग चार्जेस को पे किया है, नोटिंग चार्जेस को। बट नोटिंग चार्जेस क्या हमारा खर्चा है, नहीं, हम क्या करेंगे, हम बी से रिकवर करेंगे। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, बी का अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि हमको बी से पैसा लेना है। कितना लेना है, टू बी आर का पैसा लेना है 100, और जो हमने नोटिंग चार्जेस पे किया था उसको आप दिखा दो बैंक। हम अपने में खर्चा नहीं लिखेंगे नोटिंग चार्जेस का, नोटिंग चार्जेस का खर्चा लिखे कौन, बी लिखेगा, हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं कि हमको ये खर्चा भले हमारे बैंक अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, बट हम किससे ले रहे हैं, हम बी से लेंगे, ये हम अपने बुक्स में लिखेंगे। सपोज से ये 20 रुपये लगे, तो टोटल आप 20 रुपये 120 आप बी से कलेक्ट कर लोगे, और फ्यूचर में जब भी वो आपको पेमेंट कर देगा उस दिन आप लिखोगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 120। ये कौन सा केस था, जब आपने होल्ड किया मैच्योरिटी के केस में। अब बी क्या एंट्री पास करेगा, बी भी तो डिसऑनर कर रहा है, नालायक बी, तेरे का नोटिंग चार्जेस लग गए हैं, तो तू लिख अपने अंदर बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस ये डेबिट करेगा भैया, चार्जेस डेबिट टू ए, ए की इसके बुक्स में क्रेडिटर बन जाएगा 120 और 120। ठीक है जी। अब इधर दूसरे केस में आते हैं, बी। अगर शुरू में ही ए डिस्काउंट कर चुका था,
तो अगर डिस्काउंटिंग हुई है तो ड्यू डेट वाले दिन पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। और बैंक को उसने भगाया तो बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। ठीक है जी, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और उसके बाद वो आएगा गुस्से में बैंक के अंदर। बैंक के अंदर आके आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। ठीक है, कहानी सुनते जाना बेटा, कहानी के अंदर कॉन्सेप्ट और क्रक्स दोनों रहेगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि आपकी बुक्स में जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो पूरा 120 रुपए से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाला वहां पे बैंक से पैसा काट लेगा नोटिंग चार्ज का और पूरा जितना कलेक्ट करना होगा उतना। सपोज से जब बिल डिस्काउंटिंग हुई थी तो हमने ए ने क्या किया था? बैंक से 90 लिया था, तो 90 के हिसाब से हिसाब मत करिएगा। बैंक वाले को 100 लेना था 20 है, वो दे नहीं रहा है तो ये आपके अकाउंट से काट लेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस भी आपके अकाउंट से काट लेगा। बट क्या ये आपकी जवाबदारी थी? नहीं, ये हम बी से फ्यूचर में रिकवर करेंगे और यहाँ पे भी एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, ओके जी। थर्ड केस क्या रहेगा? ए एंडोर्स्ड द बिल टू सी। तो सामने सी गया होगा पैसा मांगने, ठीक है, और सी को पैसा नहीं मिला तो सी भागा होगा नोटरी पब्लिक के पास। तो उसने खर्चा कर दिया अभी, लेकिन वो हमसे कलेक्ट करेगा। तो पहले अभी अपने को क्या करना है? अपनी इज्जत बचाने के लिए सी को पे करना है। सी नहीं, लेकिन हम सी क्यों लिखे हैं? हम तो भले सी को पे कर रहे हैं, हम अपने बुक्स में लिखेंगे बी, क्योंकि हमको बी से पैसा लेना रहेगा इसका। बी टू बैंक 120। और इस केस में भी एंट्री सेम रहेगी ऊपर। अच्छी बात है, इसको आराम से एनालाइज करिए। बाकी वीडियो को पॉज करके आप इसको ढंग से एनालाइज करके फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि सपोज सी अभी अपन ने क्या केस देखा? डिसऑनर का केस देखा कि समय पे आप पैसा मांगने गए, आपको नहीं मिला। रिन्यूअल में क्या होता है कि जिसको पेमेंट करना होगा सामने वाला 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले खुद आके बोल देगा कि भैया मैं जिस डेट पे आपको प्रॉमिस किया था ना, उस डेट पे मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप मांगने मत आइएगा। अब लेने वाला बोला कि भाई मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? तो बोलते हैं यार आप ऐसा गुस्सा मत करो, मैं आपको ब्याज दूंगा ना, अगर आपको जमता है तो प्लीज इंटरेस्ट लीजिए और एक पहले वाले बिल को काट के एक नया बिल इशू करिए, सो दैट मुझे एक्सटेंडेड टाइम मिल जाए। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने आके रिक्वेस्ट की और आपने क्या किया? पुराने बिल को कैंसिल करके न्यू बिल इशू किया, सो दैट उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। बट आप ये फ्री में नहीं करोगे, आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी कलेक्ट करोगे, क्योंकि उसने टाइम से लेट किया हुआ है। Sometimes the acceptor is not in a situation to pay the amount of bill on due date, then he himself approach the drawer to cancel the old bill and make a fresh bill for an extended period. The amount of new bill कैसा कैसा रह सकता है? या तो फुल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अगर वो इमीडिएटली कुछ पे ना करे तो न्यू बिल का अमाउंट इंटरेस्ट इंक्लूसिव रहेगा। और अगर वो इंटरेस्ट इमीडिएटली पे कर सकता है तो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ उसी का बिल बनाओगे। और या तो उसने क्या किया, कुछ पार्ट पेमेंट किया, तो जो ब्याज लगेगा ना वो रिमेनिंग पोर्शन पे ही लगेगा जी। एक एग्जांपल देखिएगा, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1920 फॉर 1 लाख। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 month bill. On due date, Preetham requested that the bill be renewed for a fresh 2 months. Vijay agrees to pay that 9% interest is paid. Give journal entries in the following cases. A. Interest is paid immediately. B. Nothing is paid immediately. And C. 40,000 is being paid immediately. And for the remaining amount, new bill with interest is made. तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो पहले उसने सेल्स की एंट्री पास कर दी होगी, फिर बीआर बनाने की एंट्री पास की होगी। सीधा मैं इसको खत्म करने की एंट्री डालूंगा। तो केस ए, इंटरेस्ट इज पेड। तो भैया इंटरेस्ट आएगा कितना? देखिए 1 महीने का बिल था, 3 मंथ के लिए एक्सेप्ट हुआ था। ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट प्रीतम आ गया, उसने बोला 2 महीना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 महीने का ब्याज निकलेगा इस केस के अंदर। फ्रेश 2 मंथ्स, ठीक है, तो ड्यू डेट वाले दिन आया तो उसको फ्रेश 2 मंथ्स का ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 2/12, कितना होगा जी?
1500 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक, इंटरेस्ट इज पेड इमीडिएटली। ठीक है, तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 1500, ये पैसा आ गया। और पुराने बिल को कैंसिल करो दूसरी एंट्री के अंदर और नया बिल बनाओ। बी आर न्यू टू बी आर ओल्ड, 1 लाख। बाजू में उल्टी एंट्रीज, इंटरेस्ट टू बैंक 1500 और यहाँ पे बीपी ओल्ड कैंसल्ड टू बीपी न्यू क्रिएटेड। सिमिलरली केस बी देखिएगा, नथिंग इज पेड, नथिंग इज पेड मतलब कुछ भी पे नहीं कर, तो जो बी आर का अमाउंट है वो एक कंपोजिट बनेगा। देखो, बी आर न्यू टू बी आर ओल्ड टू इंटरेस्ट 101 500 100 000 1500। यहाँ पे उल्टा बीपी ओल्ड डेबिट, इंटरेस्ट का खर्चा आएगा डेबिट टू बीपी न्यू, ऐसा करके कैंसिलेशन हो सकता है। सी देखिएगा, सी केस अच्छा केस है। कितना पे कर रहा है? 40,000 इज बीइंग पेड इमीडिएटली, 40,000 पेड इमीडिएटली और बाकी का बिल बनाना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 40,000। ठीक, फिर बाकी का जो है उसमें आप कर दो बी आर न्यू टू बी आर ओल्ड टू इंटरेस्ट। इसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी? ओल्ड का 60,000 बैलेंस था प्लस 60,000 पे 9/100 पे 2/12, 900 रुपीज़। तो 60,900 का बिल बनेगा। अब इसकी उल्टी एंट्री, बीपी टू बैंक 40,000। ठीक है जी, बीपी ओल्ड 60,000, इंटरेस्ट चार्ज होगा 900 कैलकुलेटेड है ऑलरेडी टू बीपी न्यू 60,900 पे। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है, अर्ली रिन्यूअल, सॉरी। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट शब्द का मतलब क्या होगा? अर्ली पेमेंट, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। और रिन्यूअल ऑफ बिल क्या था कि ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट पे आके खुद ही बोल दे रहा है कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो ये रिटायरमेंट मतलब जल्दी आके रिटायरमेंट करवा के देना। तो इस केस में सामने वाले को रिबेट चाहिए। रिबेट का मतलब होता है प्योर डिस्काउंट, कि भैया मैं जल्दी दे रहा हूँ ना, तो मुझे ब्याज के कैलकुलेशन के हिसाब से आप भी मुझे डिस्काउंट दीजिएगा। ठीक है, समटाइम द एक्सेप्टर मेक्स अर्ली पेमेंट ऑफ बिल एंड ऑल्सो द ड्रॉवर गिव्स एन इंस्टेंट cash discount for early payment and this discount is called rebate on bill. Rebate of bill is expense of drawer and income of acceptor. तो सीधी बात, जिस दिन पैसा कलेक्ट करोगे ना उस दिन आपको कम मिलेगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीबेट ऑन बिल डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट रीबेट ऑन बिल डेबिट टू बी बिल रिसीवेबल। ठीक है, इजी वाला पार्ट है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने का मतलब ये होता है, जैसे आपने जर्नल में भी सीखा होगा क्लास 11th वगैरह में, कि किसी ने बोल दिया कि इंसॉल्वेंट है
और उसके एस्टेट से 30 पैसा इन रुपी या 60 पैसा इन रुपी रिकवर हो पाएगा। अब दिवालिया में क्या होता है कि वो कोर्ट को अप्लाई होता है कि मुझे आप इंसॉल्वेंट या दिवालिया डिक्लेयर कर दो। जब कोर्ट किसी को दिवालिया डिक्लेयर करेगी ना भैया, तो कोर्ट गिनेगी कि लाइबिलिटी है 100 और एसेट है 400, तो जिसको जिसको जो भी लेना है पैसा, उसको 40% पैसा वापस मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप किसी ने आपका पैसा डुबाया है, इसके कारण आप उसका मर्डर नहीं कर सकते हो, और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, तो कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो सीधी सीधी बात है कि आपको जितना पैसा अवेलेबल होगा उतना प्रपोर्शनेट आपको डिस्काउंट कंपलसरी ही देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स, कंपलसरी बैड डेट्स, ठीक है। तो insolvency of a person means that he is unable to pay his liabilities. This means that the bill accepted by him will be dishonored. मतलब पूरा नहीं होगा बट हो जाएगा। If the person is insolvent, some money may be recovered from his estate. Estate शब्द का मतलब क्या होता है भैया? प्रॉपर्टी। The money not received will be considered as bad debts and will be debited to bad debt account. In the books of acceptor, सामने वाले के बुक्स में वो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर डाल देगा। डेफिशिएंसी मतलब उतना पैसा वो डुबा रहा है, ठीक है। ए ड्रॉस अ बिल ऑफ 6000 ऑन सी, तो ए के बुक्स में बीआर पड़ा हुआ 6000 का। ड्यू डेट के दिन सी ने रिक्वेस्ट किया तो रिन्यूअल द बिल फॉर अनदर 2 मंथ्स, ठीक है, आपने वो भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? बिफोर ड्यू डेट सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और ओनली 50 पैसा इन अ रुपी मिलेगा। तो जो लास्ट फाइनल एंट्री रहेगी ना, वो किस तरीके से देख रहेगी मैं बता रहा हूँ आपको। बैंक डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू बी आर, तो आपको लेना था 6000 लेकिन मिलेगा कितना? 3000। तो 3000 तो आपको कंपलसरी डिस्काउंट हो गया ना, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और सामने वाले की बुक्स में बीपी डेबिट टू बैंक, और वो अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखाएगा। $3000 और 3000, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल एंट्री बनती है। अब लास्ट एकोमोडेशन मिल, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेती है और अच्छी चीज़ है, बट इसकी एंट्री का रट्टा ना मारे। कई बच्चे मैंने देखा कि इसके एंट्री का क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। भाई तुम पहले स्टोरी समझो, स्टोरी अपन पहले स्टोरी लिख लेते हैं, और स्टोरी लिखने के बाद उसकी जर्नल एंट्री बनाना ईजी होता है क्या? यस सर, ठीक है। तो स्टोरी लिखो पहले। फर्स्ट क्या होगा? ए ड्रॉस, अपन इसका वो बनाते हैं पूरा, स्टेप नंबर 1, ए ड्रॉ बिल। फिर सेकंड क्या होगा? सेकंड बी एक्सेप्टेड। नाउ थर्ड, एक्सेप्ट होने के बाद ए गोज टू बैंक, ये हो गया आपका थर्ड। बिल डिस्काउंट, तो बैंक ने क्या किया? फोर्थ, ये बनाते जाओ ना आप लोग, जैसे जैसे बनाते जाओगे ना, देखो कहानी सिक्वेंशियली है 1 2 3 4, तो उसकी एंट्रीज अपने को पास करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री अगर आप कहानी समझ में आएगा ना, तो एंट्री इजी है, ठीक है। फोर्थ, बैंक पेड अमाउंट टू ए, ठीक है। अब चलो इसके अंदर अमाउंट पैसा डाल देते हैं। यहाँ पे कर लो 1000, यहाँ पे भी 1000, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए, बैंक ने कितना दिया डिस्काउंट देके? 950 दिया, ठीक है। अब ए के पास क्या है? 950 आ गया है। अब एकोमोडेशन बिल बोलने का मतलब ये होता है कि जब सबको पता है कि बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी होती है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि भाई तू मेरा बिल एक्सेप्ट कर ले, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बिल डिस्काउंटिंग करवाऊंगा। बिल डिस्काउंटिंग से जो मुझे पैसा आएगा वो अपन क्या करेंगे? आधा आधा रख लेंगे, ठीक है। आधा तेरे को तुरंत दे दूंगा मैं, और आधा मैं रख लूंगा, या जो भी रेशियो आपको डिसाइड करना आपस में डिसाइड कर लीजिए।
फिर ड्यू डेट के 1-2 दिन पहले ए बी को पैसा अपना आधा शेयर भेज देगा और बी अपना आधा शेयर कंट्रीब्यूट कर देगा, दोनों का शेयर कंप्लीट हो जाएगा और खर्चा भी आधा आधा बांटना रहेगा, तो दोनों खर्चा आधा आधा बांटेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस का, ठीक है। और बी के पास अब पैसा आ गया ए से, ड्यू डेट वाले दिन आधा शेयर उसका और अपना आधा शेयर डालेगा, और जब बैंक उससे मांगने आएगा ना तो बैंक को पैसा दे देगा। तो ऐसा लोन अरेंजमेंट है जिसके अंदर ए और बी दोनों को फायदा हो रहा है, इसीलिए इसको एकोमोडेशन बिल बोला जा रहा है, ठीक है जी। फिर क्या होगा कि 950 आने के बाद सपोज से दोनों का रेशियो आधा आधा है, तो फिर क्या कर रहा है ए बी को पैसा भेज दे रहा है से आधा, 950 का आधा 475 सेंट, ये हो गया आपका 6th, ठीक है। फिर ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट क्या करेगा ए फिर बी को पैसा देगा, लेकिन इस बारी वो कितना देगा, वो पूरा अपना कितना देगा 500 रुपये पे करेगा। और क्यों पे करेगा, क्योंकि बैंक तो भी अभी से कितना मांगेगा 1000 मांगेगा, क्योंकि बैंक को बी से 1000 कलेक्ट करना है, तो वो उसके पास 500 आ गया। फिर लास्ट में 6th हो गया, ये 7th हो गया, फिर बी क्या करेगा पेड टू बैंक, इसको आप 8 बोल लो, पहले ये कहानी समझ लो फिर अपन इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। कहानी में देखिएगा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, ठीक है, बी आर टू बी ए टू बी पी, ये ए की बुक्स है और ये बी की बुक्स है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप दुनिया कहानी में बी ने एक्सेप्ट कर दिया, वो ओके है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप की कहानी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1+2 स्टेप, ठीक है। फिर 3 और 4th की कहानी करते हैं, 3+4 बिल डिस्काउंटिंग। तो ए की बुक्स में देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बी आर, ठीक है। बैंक से 950 मिला, 50 और डैश करके 1000, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि हरकत किसने की है ए ने, तो ये आपका 3rd और 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप में देखिएगा ये 6 की जगह 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 5th स्टेप में क्या किया, ए के पास जब 950 आ गया तो उसने बी को भेज दिया कितना, उसका शेयर 950 का आधा, 5th, और साथ में डिस्काउंटिंग चार्ज का शेयर भी जाएगा, तो किसको मिल रहा है बी को, क्या क्या मिल रहा है टू बैंक टू डीसी, बी को मिल रहा है 500, कैसे कैसे फॉर्म में 475 ये, और 25 रुपये का चार्ज भी शिफ्ट कर दो उसके ऊपर, और वो यहाँ पे रिसीव कर लेगा बैंक डीसी डिस्काउंटिंग चार्ज टू ए, 475 पैसा आया, 25 का खर्चा आया, 500 का टोटल खर्चा उधर आ गया, ठीक है। ये हो गया, आधा आधा पैसा बढ़ गया, लोन यूज करो। फिर जब ड्यू डेट आने वाली रहेगी, ड्यू डेट जब आने वाली रहेगी तो फिर वापस से ए पैसा भेजेगा बी को। अब ए क्यों भेज रहे हो कि भाई देख बैंक तो बी से कलेक्ट करने आ रहा है ना, तो बैंक कलेक्ट करने है उसके पहले ए को वहां भेजना जरूरी है, ठीक है। अब ये पूरा 500 भेजेगा ऑन ड्यू डेट, स्टेप नंबर अपने इसके हिसाब से कहानी के हिसाब से 6th स्टेप है ये, 6th ड्यू डेट वाले दिन 500 भेज दो भाई, बी टू बैंक 500, बैंक टू ए 500, पैसा आ गया।
फिर अभी जो पैसा आ चुका है ये बैंक को पे हो जाए, तो अब यहाँ पे नो एंट्री रिक्वायर्ड है, जैसे डिस्काउंटिंग के केस में नो एंट्री थी उधर, अब यहाँ पे नो एंट्री है। और इधर साइड में जो बी है वो क्या करेगा, बैंक को पैसा दे देगा। तो बीपी टू बैंक 1000 पूरा वापस कर देगा। लोन यूज हो गया, बीपी यूज हो गया, सब कुछ यूज हो गया। विद दैट अपना कहानी के साथ एंडोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको देख लीजिएगा। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल कहानी के साथ कंप्लीट होता है, पहले पूरी कहानी समझ लीजिए। वैसे तो कहानी से आपकी जर्नल एंट्री क्लियर बन जानी चाहिए, आपसे कहानी समझ में आती, जर्नल एंट्री इजीली बन जाती है, तो कहानी से इंपॉर्टेंट। तो भैया इस केस में रट्टा मत मारिएगा। आई होप आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो रिवीजन है वो प्रॉपर समझ में आया होगा। बाकी के वीडियोस की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक है। ध्यान से आपको रेक्टिफिकेशन की जो रिवीजन है उसको देखना जरूरी हो जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छे से बना है अपना रिवीजन, तो वो भी देख लीजिएगा। और बाकी जो फ्रेंड आपको परेशान कर रहे हैं उससे मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए, और आपको देखना तो आप भी देख लीजिए। विद दैट बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।